वेलकम गाइज जीके एमसीक्यूज एम के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जीके एमसीक्यूज एम के चैनल को और पाइए रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम और कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। सो गाइज आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे सर फिजिक्स के ऊपर बनाइए, तो आपको फिजिक्स के ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलना स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है, और रोजाना स्टार्ट हो रहे हैं जैसे कि आपको पता है, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा चार्ज से रिलेटेड है, यानी कि आवेश से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। यहाँ से आवेश से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो आपका इसकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, मजबूत आपकी जो है अच्छी होनी चाहिए इसमें, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल दिया जाता है। विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल दिया जाता है, किसके नियम से दिया जाता है? फैराडे के नियम से, कूलॉम के नियम से, लाप्लास के नियम से, गॉस के नियम से। और गाइज आपको ये सारे नियम पता होना चाहिए, अगर नहीं है तो रीड कर लेना, आपकी बुक में दिया हुआ है। फैराडे के नियम, कूलॉम के नियम, लाप्लास के नियम, गॉस के नियम, सारे नियम अगर आपको पता हो जाए ना तो आप कोई सा भी आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल दिया जाता है, इसका राइट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। 5 सेकंड का टाइम आपके पास है। सो गाइज इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कूलॉम के नियम से, ठीक है। विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल दिया जाता है कूलॉम के नियम से। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ने पर कैसा आवेश उत्पन्न होता है? जब आप कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ते हो ना तो कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? धन विद्युत आवेश, ऋण विद्युत आवेश, धन एवं ऋण दोनों विद्युत आवेश, इनमें से कोई नहीं। 5 सेकंड का टाइम है, आपको वन ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। सो गाइस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा धन विद्युत आवेश उत्पन्न होता है, ठीक है। कांच की छड़ में, कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ने पर कैसा आवेश उत्पन्न होता है? धन आवेश, पॉजिटिव चार्ज। चलता है आगे और निम्न में से कौन सा विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक नहीं है? गाइज अच्छे से पढ़ लेना, क्वेश्चन यहाँ पूछा है कि नहीं है। बहुत सारे क्या होते हैं स्टूडेंट एक्साइटेड होकर वो सोचते हैं कि कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक है, ठीक है, तो ये गलती आप मत करना, यहाँ पर नहीं है, ये पूछा गया है, ठीक है। सो गाइज इसका राइट ऑप्शन आप बता दीजिए बहुत जल्द। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये पिछली बार पूछा भी जा चुका है एंट्रेंस एग्जाम में। सो इसका राइट ऑप्शन देने का प्रयास करें। विद्युत क्षेत्र का, इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई मात्रक नहीं है। सो गाइज इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है, जे कूलॉम यूनिवर्सिटी। जबकि आपको पता है कि यहाँ पर हमारा जो विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक है ये भी है, न्यूटन कूलॉम यूनिवर्स भी है, ठीक है, वोल्ट मीटर यूनिवर्स भी, और यहाँ की जेसी मीटर उसका यानी कि सब कुछ है, ठीक है। न्यूटन कूलॉम यूनिवर्स भी है और हमारा वोल्ट मीटर यूनिवर्स भी है और ये डी वाला भी है, ठीक है, यानी कि सभी एसआई मात्रक है, जबकि बी वाला ऑप्शन नहीं है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है, ये हमारा एसआई मात्रक नहीं है विद्युत क्षेत्र का, तो इस प्रकार हमारा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे तरीके से पूछा है। चलते आगे की ओर। अगला क्वेश्चन है, कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ने पर कैसा आवेश उत्पन्न होता है? कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ने पर कैसा आवेश उत्पन्न होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपने वन ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया होगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा धन विद्युत आवेश, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलते आगे की ओर। अगला है हमारा, आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर कैसा आवेश उत्पन्न होता है? आबनूस की जो छड़ होती है इसको बिल्ली की खाल से अगर रगड़ा जाए तो कैसा आवेश उत्पन्न होता है? धन आवेश, ऋण आवेश, धन ऋण दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। सो गाइस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऋण विद्युत आवेश, ठीक है। और आपने क्या सिलेक्ट किया था? आप खुद
कंपेयर कर सकते हो कि हमने जो सिलेक्ट किया था वो सही था या फिर गलत था, क्योंकि आपका एनालिसिस भी साथ साथ में हो रहा है। अगला है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन अक्सर बनते हैं हर कंपटीशन एग्जाम में, हर इंट्रांस एग्जाम में। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? चार्ज जो होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन, फैराडे या फिर कूलम या फिर जूल? सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा होगा आवेश के बारे में तो इजीली आप इसको कर पाओगे। और गाइस यहाँ पर जो अदर ऑप्शन है जैसे कि न्यूटन, ये भी पता होना चाहिए कि ये किसका मात्रक है, फैराडे किसका मात्रक है, जूल किसका मात्रक है ना, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। सो आपसे पूछ लिया कि आवेश का एसआई मात्रक क्या है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, आपने सिलेक्ट कर लिया होगा वैसे बेसिकली। सो इसका आंसर चेक लेते हैं, इसका आंसर है कूलम। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। न्यूटन किसका है फिर? फोर्स का, बल का। गाइस साथ में आपको पता भी होना चाहिए कि न्यूटन की गति के तीनों नियम, वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो आवेश का एसआई मात्रक हमारा कूलम हो गया। चलते आगे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के आवेश के योग के बराबर होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आपका जो 1 कूलम होता है, 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन के आवेश के योग के बराबर होता है, यानी कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिंपल सी बात है वो आपको बताना है। 1 कूलम इज इक्वल टू कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। 6.25 इंटू 10 दी पावर 18, 6.25 इंटू 10 दी पावर 19 इलेक्ट्रॉन, 1.6 इंटू 10 दी पावर 9, 3.2 इंटू 10 दी पावर 19 इलेक्ट्रॉन। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 सेकंड का टाइम है, आपको सही आंसर सिलेक्ट करना है। सो गाइस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.25 इंटू 10 दी पावर 19 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आप चाहे तो अपनी नोटबुक में इसको लिख सकते हो ताकि आप इंट्रांस एग्जाम देने जाओ तब इसको इजीली आप याद करके जा सकते हो। ठीक है, चलते आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हमारा जो इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर कितना चार्ज होता है? ऑप्शन आपके सामने, 3.2 इंटू 10 पावर 19 कूलम, 6.4 इंटू 10 पावर 19 कूलम, 1.6 इंटू 10 पावर 1 कूलम। इनमें से कोई नहीं। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है आपको पता है, आवेश तो होता है बट कितना होता है, और नेगेटिवली आवेश होता है। सो गाइस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 1.6 इंटू 10 दी पावर 19 कूलम। ठीक है, ये कितना आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है। ठीक है, इसी प्रकार गाइस आपको प्रोटॉन पर कितना होता है, न्यूट्रॉन पर कितना होता है, ठीक है, परमाणु के बारे में जितने भी हमारे एटम्स यहाँ पर दिए हुए हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, कितना इसका भार होता है। ये बेसिकली मतलब जनरल नॉलेज है, ये पता होना चाहिए, जो कि कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, वैसे आपको फिक्र नहीं करनी है, जीके एमसीक्यू जेम के चैनल आपको ये सब बताता रहेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। ठीक है, जिससे आपकी तैयारी अच्छी होती रहेगी। आपको तो कुछ नहीं करना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लेना है, जिससे आपको रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलते रहेंगे, डोंट वरी। ठीक है, अगला है हमारा, विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या है? जूल पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, मीटर पर कूलम या फिर कूलम? विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या है? आपको राइट ऑप्शन चूज करना है। 5 सेकंड का टाइम है। गाइज आप ऑप्शन चूज अगर पहले करोगे ना गलती करो, बट आपको ऑप्शन चूज करना है ताकि आपको खुद को एनालिसिस हो सके कि हमने जो ऑप्शन सेलेक्ट किया है वो सही था या फिर गलत था। ठीक है, साथ में आपकी टेस्ट भी होता रहेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए बोलता हूँ, और आई होप आपने कर लिया होगा। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जूल पर कूलम। ठीक है, विद्युत विभव का एसआई मात्रक जूल पर कूलम। चलते आगे को, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या है? कूलम, कूलम पर मीटर, कूलम मीटर,
जूल पर कूलम। बताइए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। अगर आपको पता होगा तो आप बिना टाइम वेस्ट के टिक करके आ जाओगे सही ऑप्शन। विद्युत द्विध्रुव सही आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। सो गाइस जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, कूलम मीटर। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक कूलम मीटर। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत आवेश के बीच लगने वाला बल दिया जाता है। विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल दिया जाता है फैराडे के नियम से, कूलम के नियम से, लाप्लास के नियम से, गाउस के नियम से। सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कूलम के नियम से। सिंपल सी बात है, इसी से तो निकालते हैं ना आप विद्युत आवेशों के बीच। चलते आगे को, और इसका फॉर्मूला भी पता होना चाहिए कूलम के नियम का। अगला है हमारा कि यदि एक शीशे की छड़ को वायु संधारित्र के दो पट्टियों के बीच घुमाया जाए तो इसकी धारिता। यदि एक शीशे की छड़ को वायु संधारित्र के दो पट्टियों के बीच घुमाया जाए तो इसकी धारिता पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। धारिता बढ़ेगी, घटेगी, स्थिर रहेगी या फिर शून्य होगी? इससे क्वेश्चन आपके जो बड़े कंपटीशन एग्जाम होते हैं ना वहाँ पर भी बनते हैं। शीशे की छड़ को वायु संधारित्र के दो पट्टियों के बीच आप घुमा रहे हो तो इसकी धारिता पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सो गाइस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बढ़ेगी उसकी धारिता। ठीक है, चलते आगे को। अगला क्वेश्चन है, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो उसके बीच लगने वाला बल हो जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपने दो आवेशों के बीच की दूरी को दुगना कर दिया तो उसके बीच लगने वाला बल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? 1/2 गुना बल हो, 1/2 1/2 हो जाएगा गुना 2 गुना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा या फिर 4 गुना हो जाएगा? बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। दो आवेश थे, ठीक है, तो दो आवेश थे, उनके बीच की दूरी को क्या कर दिया? दुगनी कर दिया आपने, तो उनके बीच लगने वाला बल हो जाता है। बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, तो आपको अपनी नोटबुक में इसको नोट कर लेना चाहिए। अगर नोट नहीं करते हो तो इसी वीडियो को अगर आप 2-3 बार देख लोगे ना तो आपको नोट करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपके माइंड में नोट हो जाएगा। यही तरीका है, जब हम पढ़ते थे हम भी यही किया करते थे। ठीक है, तो एक मेथड तो है कि नोटबुक में लिखो, बार बार पढ़ो, और एक मेथड है कि इसी वीडियो को 2-3 बार देख लो ताकि आपको बार बार पढ़ना ना पड़े, सीधे माइंड में आपके नोट हो जाए। तो हमारा टारगेट भी यही है कि माइंड में नोट करना, तो यही अच्छा रहेगा आपके लिए कि 2-3 बार वीडियो देख लो, ईजिली आपको सब क्लियर हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। सो गाइज आपको राइट ऑप्शन इसका चूज करना है। यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाले बल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या उसका बल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? सो गाइज इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 1/4 गुना हो जाएगा। ठीक है, 1/4 गुना। ओके, चलते हैं आगे की ओर। धातुओं का प्रावैद्युतांक होता है। धातुओं का प्रावैद्युतांक होता है 0, 1 से अधिक या फिर इनफिनिट, अनंत। धातु जो होते हैं मेटल्स, उनका प्रावैद्युतांक होता है। वन ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर ही लिया होगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, इनफिनिट, अनंत, यानी कि धातुओं का प्रावैद्युतांक अनंत होता है जी। ठीक है, इसी प्रकार आपको अधातुओं का याद रखना है। ठीक है, साथ में चलते आगे को। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसका SI मात्रक क्या होता है? आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, N/C, N×C, Cm, A×m, आपको यहाँ पर बताना है। सो सिंपल, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। ठीक है, आप इसको N/C भी लिख सकते हो। सो गाइज
इसका राइट ऑप्शन हमने देख लिया। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं आपसे। चलते आगे की ओर। निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? 4 ऑप्शन आपके सामने। विद्युत विभव, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत आवेश, आवेश का पृष्ठ घनत्व। आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा कि कौन सी सदिश राशि है, तो वो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, चलते आगे की ओर। किसी संधारित्र की यानी कि कैपेसिटर की धारिता का मात्रक होता है, बताइए। किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है वोल्ट, न्यूटन, फैराडे, एम्पीयर। आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। अब इसका आंसर मैं बताने जा रहा हूँ, आपके आंसर से कंपेयर कर लेना। अगर सही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो बताइए कि खराब बात है। ठीक है, सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा संधारित्र की धारिता का मात्रक फैराडे। ठीक है, पहले तो क्लियर कर दूं कि संधारित्र जानते तो ना आप, ये संधारित्र बार बार आता है। संधारित्र होता है क्या है? संधारित्र हिंदी वर्ड है। ठीक है, इसका अगर आप इंग्लिश देखोगे तो संधारित्र नहीं, कैपेसिटर। अब कैपेसिटर तो आपने देखा ही होगा, आपका जो पंखा है उसमें भी लगा हुआ है, आपके जो टेलीविज़न है, आपका जो भी इंस्ट्रूमेंट है सब में लगा हुआ है। संधारित्र कुछ इस प्रकार का होता है, वाइट कलर का। ठीक है, इस प्रकार का, जिससे 2 वायर निकले होते हैं। ठीक है, आपके मोटरों में भी यूज होता है। आप जो मोटर पानी के लिए चलाते हैं उस वहाँ पर भी कैपेसिटर यूज होता है। ठीक है, अब उसमें कभी देखना, अगर देखने का मौका मिले तो उसमें लिखा हुआ था कि 5 फैराडे, 50 फैराडे, 100 फैराडे, है ना। वो संधारित्र की धारिता वहाँ पर दी हुई होती है, उसमें देखना आप कभी भी देखने का मौका मिले तब। ठीक है, तो उसमें लिखा हुआ आता है कि इतने फैराडे का ये संधारित्र है, कैपेसिटर है। ठीक है, कहीं भी देख लेना, अगर आपके आसपास कहीं पर भी आपको देखने मिले तो पंखे में देख लेना, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपके पंखे का कितना होता है, वो माइक्रो फैराडे में होता है। ठीक है, क्योंकि फैराडे एक बहुत बड़ा मात्रक है। चलते आगे की ओर। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। परावैद्युत सामर्थ्य का ऐसा मात्रक होता है, परावैद्युत सामर्थ्य का ऐसा मात्रक होता है वोल्ट, वोल्टमीटर, वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट मीटर होल स्क्वायर। सो गाइस, जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, विद्युत पराविद्युत सामर्थ्य का ऐसा मात्रक वोल्ट प्रति मीटर। कंपटीशन एग्जाम, इंट्रांस एग्जाम के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है आज के, और रोजाना अच्छे मिलते हैं, आपको तो पता है। जिसने जीके एमसीक्यू के चैनल सब्सक्राइब कर रखा है वो तो फायदे में। ठीक है, अगला है हमारा, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है संरक्षी, असंरक्षी, कहीं संरक्षी और कहीं असंरक्षी, या फिर इनमें से कोई नहीं। सो गाइस, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा संरक्षी। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलते आगे को, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। 1 माइक्रोफैराडे धारिता के 2 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं और उनके श्रेणी क्रम में 0.5 माइक्रोफैराडे का एक तीसरा संधारित्र कैपेसिटर जुड़ा है। परिणामी धारिता क्या होगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया। 1 माइक्रोफैराडे के 2 कैपेसिटर समांतर क्रम में और इनके श्रेणी क्रम में 0.5 माइक्रोफैराड का एक तीसरा कैपेसिटर जुड़ा हुआ है। इसकी धारिता क्या होगी? इमेजिनेशन कर सकते हो। समांतर आप देख सकते हो 2 कैपेसिटर है। ठीक है, इनमें 2 टर्मिनल निकले हुए। अब इसको श्रेणी में नहीं, इनको समांतर में क्या करना है? कंबाइन करना है। ठीक है, तो कैसे कंबाइन करोगे? करना आता होगा सबको। इसका मैच इसी से होगा और इसका मैच इसी से होगा। ठीक है, यहाँ पर 2 वायर मिलेंगे, फिर इनमें एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, वो श्रेणी क्रम में है। अब ये दोनों जो टर्मिनल बचे ना हमारे पास, अब परिणामी जो रिजल्ट आएगा उसकी धारिता क्या होगी, ये क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया। ठीक है, तो जब इसका कैलकुलेशन आप निकालोगे तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? आपको रफ, आपके पास रफ होगी। देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर रहे हो ना,
तो थोड़ा सा एक पेज या पेन कॉपी लेके बैठ जाया करो, ताकि आप जिसे नोट भी करते हो आपके ऑप्शन, जैसे मैं पहले तो आप बताता नहीं हूँ, आपके लिए देता हूँ, फिर आप उसको सेलेक्ट करते हो, उसके बाद ही मैं आंसर आपको बताता हूँ, ठीक है। तो आपसे क्या है, प्रैक्टिस अच्छी होती है। तो ये रफ आपको करना है, और उसके बाद ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं ना, 16 माइक्रोफैराड है, 10 माइक्रोफैराड है, 0.4 माइक्रोफैराड है, 12 माइक्रोफैराड है, इनमें से आपको ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो करके बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, आपका फ़ायदा होगा, इंट्रांस में नंबर आपके अच्छे आएंगे, कंपटीशन में आपके अच्छे नंबर आएंगे, आपका फ्यूचर ब्राइट बनेगा, आपका फ़ायदा है। देखो, तो आपको आलस नहीं करना है, लेके बैठ जाना है और करके दिखाना है। आई होप आपने कर लिया होगा अपने रफ कार्य में। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, मैच कर लेना, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन होगा 16 माइक्रोफैराडे होता है, ठीक है, परिणामी धारिता। जी हाँ, बिल्कुल 16 माइक्रोफैराडे, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। और आपने जो रब कार्य किया था उसमें भी अगर 16 माइक्रोफैराड आ गया तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अगर गलत आया तो कोई बात नहीं, सुधार करने की कोशिश करें, ठीक है। रिजल्टेड धारिता, ज़्यादा ये क्वेश्चन इतना हार्ड भी नहीं है। चलते आगे। 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता सी है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए, उनकी तुल्य धारिता क्या होगी, आपको बताना है। 3 कैपेसिटर है, ठीक है, और पूछा गया है कि श्रेणी क्रम में है, ठीक है। और आपको पता है कि श्रेणी क्रम में इस प्रकार से होता है, इसका कॉम्बिनेशन इससे, इसका कॉम्बिनेशन इससे, ये 2 बच के टर्मिनल। तो ये संधारित्र 3 है और ये तीनों क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए, तो तुल्य धारिता क्या होगी। ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन है बी सी डी, आप देख सकते हो। सो गाइस, जिसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा C/3, ठीक है। ऑब्वियसली बात है C/3 होगा, C/3 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारा ये क्वेश्चन था। चलते आगे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बिंदु आवेश क्यों को ई परिणामी वाले विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, आवेश द्वारा महसूस किए जाने वाला बल होगा। क्यों ई, क्यों बाय ई बाय क्यों स्क्वायर ई स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और गाइज मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको इसका जो मैं ये क्वेश्चन पढ़ता हूँ उसके बाद आंसर आप खुद सेलेक्ट किया करो, उसके बाद जो मैं बताता हूँ ना उसको लिख लिया करो कि कितने गलत हैं हमारे, ठीक है। उसी से आपका टेस्ट होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो हम कर ही रहे, साथ में आपका टेस्ट भी हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। आपने चूज कर लिया होगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, क्यों ई, ठीक है। तो एक बिंदु आवेश क्यों को परिणामी विद्युत क्षेत्र में रखा रहने पर आवेश महसूस किया जाने वाला बल इतना ही होता है, क्यों ई, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो वैसे ही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि भौतिक विज्ञान में फॉर्मूले इंपॉर्टेंट होते हैं, सूत्र फॉर्मूले से निकाले जाते हैं, ठीक है। फॉर्मूले यानी कि सूत्र जो होते हैं न्यूमेरिकल से सोल्व होता है फिजिक्स में, ठीक है। तो जितने ज़्यादा आपको फॉर्मूले पता है ना, तो उतना ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और मेजरमेंट, मात्रक और यूनिट, तो ये तो आपको पता होना ही चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है 2020 में किसी भी इंट्रेंस एग्जाम में। ऊर्जा का, विभव का, वेग का, या फिर कोणीय वेग का, वन ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर लेना है। आई होप आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऊर्जा का, ठीक है। इलेक्ट्रोवोल्ट किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक के, यानी कि ऊर्जा को इलेक्ट्रोवोल्ट में मेजर किया जा सकता है। चलते आगे की ओर। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है, एक इलेक्ट्रोवोल्ट का मान कितना होता है, यानी कि एक इलेक्ट्रोवोल्ट में कितने जूल होते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, 2/18 जूल,
1.5 इंटू 10⁻⁻9 1.6 इंटू 10⁻19 जूल 2.4 इंटू 10⁻19 जूल। एक इलेक्ट्रोवोल्ट में कितने जूल होते हैं? सो सिंपल, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आपने वन ऑप्शन वैसे सेलेक्ट कर ही लिया होगा, कर लो अगर नहीं किया तो, क्योंकि उस आंसर मैं बताऊंगा और कंपेयर कर लेना कि सही था या फिर गलत। कोई भी करो सही करो, क्योंकि बहुत सारे के तुक्के भी सही चले जाते हैं। ठीक है, तो वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा, क्योंकि आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। अगर तुक्के में भी सही जाता है तो मज़ा लग जाता है, क्यों? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गाइस ऑप्शन सी। ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻19 जूल एक इलेक्ट्रोवोल्ट का मान होता है। ठीक है, लिख लेना, नोटबुक में लिखना चाहो तो, अगर नहीं लिखना चाहो तो वीडियो को 2-3 बार देख लेना, वैसे याद हो जाएगा। ठीक है, चलते आगे और। एक इलेक्ट्रॉन एक विद्युत क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन का गमन पथ होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक जो इलेक्ट्रॉन है एक विद्युत क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन का गमन पथ होगा वर्ताकार, दीर्घ वर्ताकार, कुंडली के आकार या फिर वलयाकार। सेलेक्ट कर लो वन ऑप्शन, 5 सेकंड का टाइम है और सही करना जहाँ तक हो। आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, परवलयाकार। ठीक है, तो उसका गमन पथ परवलयाकार हो जाता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो वो परवलयाकार ही गमन करेगा। ठीक है, अगला है समांतरिता सी वाले 3 संधारित्र को पहले समांतर तथा बाद में श्रेणी में जोड़ा जाता है। दोनों दिशाओं में तुल्यधारिता का अनुपात है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 3 कैपेसिटर थे, पहले तो उनको समांतर में और बाद में श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, कंबाइन कर दिया। तो दोनों कंडीशन में तुल्यधारिता का अनुपात क्या होगा? 9:1, 6:1, 3:1, 1:9। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है 1। सो सिंपल, आपने 1 ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 9:1। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते आगे और। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है? दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है गाइज, विद्युत क्षेत्र रेखाएं और चुंबकीय रेखाएं दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, और दोनों के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको पता होना चाहिए। दोनों की प्रकृति आपको पता होना चाहिए, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है? 19, 45, 30 नहीं काटती। बताइए। सो गाइज, अगर आपको विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में नॉलेज होगी तो इसका इजीली आंसर दे पाओगे। 1 ऑप्शन आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि नहीं काटती है। गाइज, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में कभी भी नहीं काटती है, ये आप गांठ बांध लेना अपने दिमाग में। जो दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में कभी भी नहीं काटती है। ठीक है, अगर वो ऐसा करे तो उनके कटान बिंदु से दो रेखाएं स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, यानी कि फिर अगर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है तो दो दिशाएं हो गई हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यानी कि ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में कभी भी नहीं काटती है। ठीक है, और इसके अलावा भी विद्युत क्षेत्र रेखाओं के और भी गुण हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि ये जो पॉजिटिव से तो निकलती है, नेगेटिव पे विलीन हो जाती है। ठीक है, पॉजिटिव आवेश से तो निकलेगी सही, नेगेटिव में क्या होगी? विलीन हो जाती है। अगर मान लो दो पॉजिटिव आवेश है तो फिर क्या कंडीशन होगी? विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर भगने लगती है। ठीक है, ये इनके लक्षण है, और जो कि आपके फिजिक्स में दिए हुए 12th में आपने पढ़े होंगे। ठीक है, चलते आगे और। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया, जो कि हर कंपटीशन और हर एंट्रेंस एग्जाम में अक्सर बनता है। कितना आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर? 1.8 इंटू 10⁻11, 1.8 इंटू 10⁻19, 1.6 इंटू 10⁻19 सी किलो जूल। इनमें से कोई नहीं। इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश होता है।
विशिष्ट आवेश की बात यहाँ पर कही गई है। सो सिंपल इसका ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, चलते आगे एक और। कूलॉम बल है केंद्रीय बल, विद्युत बल, ए और बी, इनमें से कोई नहीं। कूलॉम बल है केंद्रीय बल, विद्युत बल, ए और बी, इनमें से कोई नहीं। सो सिंपल, कूलॉम बल केंद्रीय बल भी है और विद्युत बल भी है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, कूलॉम बल केंद्रीय बल भी है और विद्युत बल भी है, लिख लेना। अगर नहीं लिखो तो वीडियो को 2 या 3 बार अवश्य देख लेना, ईजिली याद हो जाएगा। यही तरीका है पढ़ने का। ऋण आवेश का प्रवाह होता है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, विभव से स्वतंत्र होता है, इनमें से कोई नहीं। ऋण आवेश का प्रवाह होता है, बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आई होप आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। सो गाइज, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है ऋण आवेश का प्रवाह। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि निम्न से उच्च की ओर हो रहा है। बहुत सारे क्या होते हैं कि उच्च से निम्न की ओर होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। निम्न विभव से उच्च विभव की ओर ही ऋण आवेश का प्रवाह होता है। ठीक है, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। गाइज, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराना चाहता हूँ जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए हम इसको कर लेते हैं। पहला है, ब्लासी पास्कल का संबंध किस मशीन से है? गणना करने वाली मशीन से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को सर्वप्रथम किसने पहचाना था? इसका राइट ऑप्शन है जे थॉमसन ने। अगला है, सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बताया कि सूर्य पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो इसका आंसर होगा कोपरनिकस ने। नेक्स्ट है हमारा, बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार कौन था? राइट ऑप्शन है वीरोबादर। ठीक है, राइट बंदूक किसके आविष्कार माने जाते हैं? तो वह है वायुयान के, एरोप्लेन के। ठीक है, बाप के इंजन का आविष्कार कौन था? इसका आंसर हो जाएगा जेम्स वाट। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा जूल। ठीक है, अगला है, बल का एसआई यूनिट क्या है? फोर्स जो होता है उसका एसआई यूनिट क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन। न्यूटन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, पारसेक इकाई है, पारसेक किसकी इकाई है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दूरी की। ठीक है, अगला है हमारा, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष जो है किसकी इकाई है? वो है दूरी की। ठीक है, अगला है, पास्कल इकाई है, पास्कल किसकी इकाई है? पास्कल जो है दाब की इकाई, यानी कि प्रेशर को मेजरमेंट किया जाता है पास्कल में। ठीक है, अगला है, कैंडला किसका मात्रक है? गाइस, आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि मात्रक और इकाइयाँ होती हैं ना, ये बहुत सी जगह पूछ ली जाती है। कैंडला मात्रक किसका है? तो ये है ज्योति तीव्रता का। अगला है, न्यूमेन किसका मात्रक है? न्यूमेन किसका मात्रक है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ज्योति फ्लक्स का। ठीक है, अगला है, जूल किसकी इकाई है? जूल जो है किसकी इकाई है? ऊर्जा की। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तो वह है तरंगों की आवृत्ति। ठीक है, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो हो जाएगी 4 गुनी। अगला है, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? एम्पियर। ठीक है, विद्युत मात्रा यानी करंट को किस में मेजर किया जाता है? एम्पियर में। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं जड़ता का नियम। गाइस, जीके एमसीक्यूज एम के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। रोजाना आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे रोजाना। ठीक है, आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए, इंट्रांस एग्जाम के लिए, और 100% वादा है कि आपका इंट्रांस में सिलेक्शन हो जाएगा, कंपटीशन में सिलेक्शन अवश्य हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन इस टाइप के इंपॉर्टेंट में आपको बताता हूँ। और शेयर भी किया करो वीडियो को, ताकि दूसरों को पता लगे, उनका भी भला हो। ठीक है, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में शेयर किया करो।
क्योंकि अगर इसमें अभी नया चैनल है 1000 सब्सक्राइब हो जाएंगे तो लाइव आने का मौका मिलेगा और आपसे रूबरू होने का मौका मिलेगा, आपसे मिलने का मौका मिलेगा लाइव। ठीक है, तो सपोर्ट चाहिए चैनल को बस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैं अवेलेबल कराऊंगा रोजाना। ठीक है, अगला है हमारा रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वो करता है न्यूटन के थर्ड गति के नियम पर। ठीक है, अगला है प्रेशर कुकर में खाना कम समय में क्यों पक जाता है? तो उसका कारण है अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। अधिक दाब के कारण, अधिक प्रेशर के कारण उबलते पानी का क्या बढ़ जाता है? टेम्परेचर बढ़ जाता है। नेक्स्ट है हमारा डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? डेसिबल किसे मापने में प्रयोग में लाया जाता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वातावरण में ध्वनि को। ठीक है, अगला है सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट नाभिकीय संलयन से होता है। लिख लो, गांठ बांध लो, लाइफ टाइम जिंदगी भर काम आएगा कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है, हमको मुफ्त में इतनी ऊर्जा किस प्रकार से मिल रही है। तो वो नाभिकीय संलयन हो रहा है वहाँ पे, इसलिए हमको ऊर्जा मिल रही है। और आप तो साइंस के स्टूडेंट होंगे तो पता ही कि नाभिकीय संलयन होने पर या फिर नाभिकीय विखंडन होने पर ऊर्जा मुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा, शुद्ध जल में जब डिटर्जेंट को डाला जाता है तो उसके पृष्ठ तनाव में क्या परिवर्तन होता है? तो सिंपल सी बात है, घट जाता है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है ठंडे देशों में पारा के स्थान पर एल्कोहल को तापमापित द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्यों? एल्कोहल का द्रव्य का निम्न होता है। अगला है गैसों के दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है मैनोमीटर से। ठीक है, अगला है पेंडोमीटर का उपयोग किस राशि को मापने के लिए किया जाता है? तो वो समुद्र की गहराई। ठीक है, समुद्र की गहराई को पेंडोमीटर से मापा जाता है। अगला है हाइग्रोमीटर क्या मापता है? तो वो मापता है अपेक्षित आर्द्रता। ठीक है, अल्टीमीटर किस राशि को मापता है? तो ऊंचाई को। अगला है रिएक्टर पैमाने का उपयोग किस राशि को मापने के लिए किया जाता है? तो वो है भूकंप की तीव्रता को। नेक्स्ट है ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य होता है -27 यानी कि 277 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, सूर्य का ताप मापा जाता है, किससे मापा जाता है? तो वो मापा जाता है पायरोमीटर से। ठीक है गाइज, इस प्रकार के अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन है, बट वीडियो आपको पता है कितना लंबा हो चुका है, 37 हो चुका है। तो ऐसे में आपको बट गाइज वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट वीडियो मिल जाएंगे बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसी प्रकार के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अगर आप उधर अन्य मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लो ताकि अगला वीडियो आपको मिल जाए। ठीक है, सो गाइज ओके, धन्यवाद।